क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इस निबंध में भारत की स्थिति से लोगों को अवगत कराया। लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक ने बताया कि जब कभी भी मैं समाचार पत्रों का अध्ययन करता हूँ तो मैं यह पाता हूँ कि पूरे समाचार में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी माने भी डकैती होता है और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, जिसको पढ़ करके मेरा मन दुखी हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। लोगों में इस तरह की भावना हो गई है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप माने होता है इल्ज़ाम लगाना। किसी एक व्यक्ति ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया और उसने पलट करके फिर उस पर उसी तरह का कोई दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया, तो इसको आरोप प्रत्यारोप कहते हैं। लेखक बताता है कि हमारे समाज की ये स्थिति हो गई है कि लोग केवल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। ऐसा लगता है कि अब देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं है। जितने भी लोग हैं सब बेईमान हैं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से, शक की निगाह से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, और जो व्यक्ति जितने ही ऊंचे पद पर आसीन है, ऊंचे पद पर काम करता है, उसमें उतनी ही ज़्यादा कमियां दिखाई देती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था। अब लेखक इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि लेखक से एक बार किसी आदमी ने कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जब मनुष्य काम करता है तो उसमें तमाम तरह की कमियां दिखाई देती हैं, और जब कोई काम ही नहीं करेगा तो लोग उसमें से दोष कहाँ खोजेंगे, दोष कमियां कहाँ मिलेंगी। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। और अगर वो काम कर रहा है तो उसमें बहुत से कमियां दिखाई देंगी। उन कमियों को बढ़ा चढ़ा करके लोग बताते हैं, और जो उसमें अच्छाइयाँ होती हैं उसको भुला दिया जाता है। दोष किसमें नहीं होते? लेखक प्रश्न करता है, कहता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो दोषी नहीं है, जिसके अंदर कमियां नहीं है, जो अपराध नहीं करता है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। और कारण यह हो गया है कि कोई भी आदमी, जो हर व्यक्ति जो है वो उसके अंदर कमियां बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं और उसके अंदर गुण दिखाई ही नहीं देता, और अगर दिखाई ही देता है तो बहुत ही कम। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसा है कि गुण बहुत कम है या बिल्कुल है ही नहीं, तब यह बात तो चिंता की है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। लेखक फिर प्रश्न करता है पाठकों से, क्या कहता है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लोकमान्य तिलक के नाम से तुम परिचित हो और महात्मा गांधी के नाम से भी। दोनों ने देश की आज़ादी में भाग लिया और दोनों का सपना था कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लोकमान्य तिलक का कहना था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हम भारत देश में राम राज्य लाना चाहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद होगा तो देश में राम राज्य जैसा सुख होगा। लेकिन जो सपना उन लोगों ने देखा था, तो क्या वही सपना देखा जाने वाला भारतवर्ष यही है? लेखक इस तरह का प्रश्न करता है। विवेकानंद और रामतीर्थ, ये दोनों भी जो दार्शनिक में हैं, इन दोनों के नाम से भी तुम परिचित हो। एक है विवेकानंद और दूसरे हैं रामतीर्थ। का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? आध्यात्मिक माने अध्यात्म से संबंध रखने वाला, पूजा पाठ से, विश्वास से संबंध रखने वाला, जो इतनी ऊंचाई वाला भारत देश था वह कहाँ चला गया? उसमें जो अच्छाइयाँ थी वो भारत देश की, वो कहाँ गुम हो गई हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर फिर तीसरा उदाहरण देता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष इस अतीत के गह्वर में डूब गया।
रविन्द्रनाथ ठाकुर ने और मदन मोहन मालवीय, ये दोनों जो दार्शनिक हुए, जो दोनों महापुरुष हुए हैं, इन दोनों ने भारत के विषय में सोचा था कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता बहुत ऊंची है। तो इस तरह की संस्कृति और सभ्यता वाला जो भारतवर्ष है वो किस अतीत माने बीता हुआ समय, गह्वर माने गड्ढे में डूब गया। जो समय बीत गया उसकी गहराई में क्या यह डूब गया है? लेखक प्रश्न कर रहा है। आर्य और द्रविड़, इन दोनों के बारे में भी तुमने इतिहास में पढ़ा है। पहले भारत देश में द्रविड़ों का राज्य था, बाद में आर्य आए। तो आर्य और द्रविड़ वाला यह देश, जिसमें आर्य और द्रविड़ दोनों रहे, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, यूरोप के लोग और भारतीय जो यहाँ रहे हैं और जो उन लोगों ने देश के लिए आदर्श स्थापित किया है, तो इन लोगों के आदर्श की जो मिलन की भूमि है, महामानव समुद्र क्या सूख गया। लोगों के मन में जो समुद्र था, समुद्र क्या है? सबकी प्यास को बुझाता है। पानी की अनेक ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतें मानव को पूरा करती हैं, मानव की ज़रूरत को, मानव की आवश्यकताओं को। तो भारतीय, यूरोपीय, हिंदू, मुसलमान, आर्य और द्रविड़, जो अनेक लोग इस देश में रहते थे और उनके आदर्शों की जो यह मिलन भूमि है, लोगों का जो हृदय है, जो मानव के समुद्र के रूप में था, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहना, परेशानियों में खड़े होना, समुद्र के समान सहायता करना, तो क्या वह लोगों की भावनाएं अब समाप्त हो गई हैं? वह महामानव समुद्र जो था वो सूख गया है? फिर लेखक जवाब भी देता है। क्या कहता है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है। हमारे देश में जो बहुत से मनस्वी हुए हैं, जो बहुत से तपस्वी हुए हैं, जो बहुत से महापुरुष हुए हैं और उन्होंने जो भारत देश के लिए सपना देखा था, उन्हीं सपनों का यह भारत है और रहेगा। और हमेशा ये देश इसी तरह का रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो अनेक प्रकार के कोलाहल हो रहे हैं, शोरगुल हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देश में उथल पुथल मची हुई है, नीचे शांत अचंचल। लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं, अचंचल हैं, जिसमें चंचलता की भावना नहीं है, लोगों के दुख सुख में साथ खड़े होने वाले हैं, गंभीर लोगों के अंदर गंभीरता की भावना अब भी है। और हमारा भारत जो है महान है, अनुकरणीय है और इस देश के से दूसरे देश के लोग नकल करते हैं, अनुकरण करने योग्य है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह, लेकिन ये ज़रूर है कि इन दिनों कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि ईमानदारी से जो मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है, जो अपना जीविका चलाने वाला है, वो निरीह माने बेसहारा और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो भोले भाले हैं, बेसहारा हैं, मेहनत करते हैं, वो पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फूल फल रहे हैं। और जो जितना झूठ बोलता है, जितना धोखाधड़ी करता है, फरेब माने धोखाधड़ी करता है, छल करता है, कपट करता है, वह उतना ही ज़्यादा उन्नति कर रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। लोग समझते हैं अगर कोई ईमानदार है कि वह तो मूर्ख है, वह तो बेवकूफ़ है, उसे तो ज़िंदगी ही जीना नहीं आता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है और सच्चाई तो केवल वीर लोगों के और लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जीवन के महामूल्यों के बारे में लोगों का जो विश्वास था वह डगमगाने लगा है।